बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट और जेई के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? तो देखो होता क्या है बेटा, व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व in a solvent, then some solute undergoes association or dissociation in solvent by which the observed molar mass can be higher or lower than expected molar mass. Now the observed molar mass which can be higher or lower than expected molar mass is called abnormal molar mass. ठीक है बेटा, is called abnormal मोलर मास। तो कुछ सॉल्यूट का टेंडेंसी होता है जब उनको किसी सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वो या तो एसोसिएशन में जाएंगे या डिसोसिएशन में जाएंगे। अब अगर वो एसोसिएशन में जा रहा है तो बेटा जो मोलर मास हम डिटरमाइन करेंगे वो एक्सपेक्टेड मोलर मास से हाई होगा, और अगर वो डिसोसिएशन में जा रहे हैं तो जो मोलर मास हम ऑब्जर्व करेंगे वो एक्सपेक्टेड मोलर मास से, जो उसका एक्चुअल मोलर मास है उससे बेटा कम होगा। और ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमें देखने को मिलता है मोलर मास में, इसी को बोलते हैं बेटा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अगर हम बात करें एसोसिएशन के केस की, दैट इन केस ऑफ एसोसिएशन का केस अगर हम देखें बेटा, तो एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एसोसिएट होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट्स। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे बेटा, सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाएंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज। भी सीधी सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एडिशन करेंगे, जुड़ेंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में वो डिक्रीज करेंगे। और हमें पता है जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड होती है बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली। भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियसली मोलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, ये याद रखो। तो इसलिए एसोसिएशन के केस में जो मोलर मास ऑब्जर्व होता है हमें वो हायर होता है देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल मोलर मास। अब डिसोसिएशन का केस अगर हम देखें बेटा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक, आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू या डिसोसिएट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बेटा। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज। ठीक है बेटा, भाई अगर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होके 2 या 3 मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करें। अब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी बेटा, वो भी इंक्रीज करेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड
इंक्रीज, ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। और हमें पता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो अब अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलर मास क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, वो दिखाई दे रहा है रिलेशन से। सो इफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो भी है उसका वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है बेटा तो मोलर मास क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। सो मोलर मास डिक्रीज। तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं जिस वजह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज करता है, और दोनों में इन्वर्सली रिलेशन है मोलर मास कॉलीगेटिव। तो अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, सम सॉल्यूट, देन मोलर मास विल डिक्रीज। तो डिसोसिएशन के केस में जो मोलर मास रहेगा वो एक्सपेक्टेड मोलर मास से कम रहेगा बेटा। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो इसमें एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COH associate in benzene and form dimer, और क्या बनाएगा बेटा, डाइमर बनाता है। ठीक। अब अगर एसिटिक एसिड की बात करें CH3COH का मोलर मास अगर हम देखें तो वो होता है बेटा 60 ग्राम पर मोल। और अगर ये इसमें जा रहा है, एसोसिएशन में जा रहा है बेटा, बेंजीन के अंदर ये एसोसिएशन में जा रहा है, और एसोसिएशन में जाके क्या बना रहा है बेटा, ये डाइमर बना रहा है। ठीक है, यानी ये CH3COH होल ट्वाइस। तो अभी जो मोलर मास आएगा बेटा वो कितना होगा, भाई मोलर मास कितना मिल जाएगा हमें इसमें, 160, 160 हो गया ना, नहीं 120। तो जो मोलर मास होगा हमारा इसमें, डाइमर बन गया, ये मोलर मास होगा बेटा 120। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो एक्सपेक्टेड मोलर मास जो कि 60 है उससे क्या बेटा हायर है। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। दूसरा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन के केस में हम ले लेते हैं KCl। ठीक है, KCl अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएशन इन वाटर। तो KCl डिसोसिएट होता है बेटा वाटर में K प्लस Cl माइनस। और ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि KCl का जो मोलर मास आता है बेटा वो 37.25 मिलता है हमें। मोलर मास बेटा हमें इतना मिलता है 37.25, जबकि यहाँ जो KCl है जो नॉर्मल मोलर मास है वो कितना है 39 प्लस 35.5। तो ये वैल्यू कितना है बेटा, ये वैल्यू है 74.5। तो देखो जो हमारा नॉर्मल मोलर मास है वो 74.5 है, जबकि ऑब्जर्व मोलर मास कितना है बेटा 37.25। तो इसलिए डिसोसिएशन के केस में बेटा जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो लो होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मोलर मास। क्लियर बेटा? ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा हम वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर, वॉन्स ऑफ फैक्टर, वॉन्स ऑफ फैक्टर को बेटा हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से हम इसको डिनोट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। नाउ व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, टू द नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है बेटा ये क्या होता है, ये रेशो होता है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक बेटा, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी।
और नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और हमें भी पता है कि मोलर मास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में इन्वर्सली रिलेशन है। अगर मोलर मास के टर्म्स में देखें तो क्या आएगा बेटा, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास जो कि कैलकुलेटेड है बेटा, ठीक है, ये क्या है बेटा, कैलकुलेटेड, और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, जो कि हमारा क्या है बेटा, ऑब्जर्व मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, जो हमारा ऑब्जर्व मोलर मास है क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक बेटा। और I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर number of particles after association और बेटा dissociation divided by total number of particles taken, total number of particles taken, ठीक बेटा। तो देखो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने भी लिए हैं, अगर एसोसिएशन में जा रहा है पार्टिकल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे बेटा, और अगर डिसोसिएशन में जा रहे हैं तो 2 के 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे, तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम इनका रेशो देखें बेटा, एसोसिएशन के केस में अगर आप रेशो निकालोगे, एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो एसोसिएशन के केस में जो आई वैल्यू आएगा बेटा वो लेस देन 1 आएगा, और डिसोसिएशन के केस में क्या बेटा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ज़्यादा होंगे, इसलिए इस केस में आई वैल्यू रहेगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। या हम एसोसिएशन के केस में ऐसे भी मान लें कि जो एसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास आता है वो हायर आता है, तो जो रेशो निकालोगे इसका वो क्या आएगा बेटा, 1 से लेस आएगा। और डिसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है वो बेटा डिसोसिएशन के केस में लो होता है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा डिसोसिएशन के केस में, ठीक बेटा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इन केस ऑफ, ये हमें पता चल गया दैट इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा, I इज लेस देन 1, एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन आपको याद रखना है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन I वैल्यू क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1, क्लियर बेटा। और इन केस ऑफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है बेटा, इन केस ऑफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इस केस में आई वैल्यू रहेगा बेटा इक्वल टू 1, ठीक। और इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, जो आप वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू फाइंड करोगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो जैसे NaCl के केस में हमें 2 आयंस मिलेंगे, Na प्लस Cl माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस जितने मिलेंगे आफ्टर 100% डिसोसिएशन, अगर नहीं भी दिया तो 100% मान के चलिएगा। NaCl में आपके 2 आयंस मिल रहे हैं, तो आई वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। AlCl3 के केस में या CaCl2 के केस में ले लेते हैं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसमें कितने आयंस मिलेंगे बेटा, CaCl2 के डिसोसिएशन से 100% डिसोसिएशन होता है, एक कैल्शियम आयन मिलेगा, 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो इस केस में आई वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3। इन केस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, इसमें कितने आयंस मिलेंगे, एल्यूमिनियम 3+ मिलेगा प्लस 3Cl माइनस, 4 आयन मिलेंगे, तो इस केस में आई वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 4। और Al2SO4 होल थ्राइस, इस केस में कितने आयंस मिलेंगे, 2 तो एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे 12 3+ और 3 बेटा इसमें सल्फेट आयन मिलेंगे 3SO4 2-, इस केस में आई वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आयन मिल रहे हैं, आई वैल्यू 5 आ जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन से, ठीक है बेटा, जितने भी नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे 100% डिसोसिएशन से, वो हमें मिल जाएगा वांट ऑफ फैक्टर आई, ठीक बेटा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा अब, सो हमारे पास जो मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, सो मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी
सो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये किस केस में बेटा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्ट। तो ये तो ज़्यादातर किस में जाएगा, डिसोसिएशन में। इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स किस में जाते हैं बेटा, एसोसिएशन में। तो अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस है तो बेटा आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएंगी उसमें आपको आई वैल्यू बेटा कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा बेटा, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। इसी तरह डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन यानी इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट दिया है। अब से पहले हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी मेरा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनमें सब में हमने कहीं ग्लूकोज था कहीं यूरिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है या आपको दे दिया डिसोसिएशन में जा रहा है एसोसिएशन में, उस केस में बेटा आप आई वैल्यू को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूले में रखोगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और देख लेते हैं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अल्फा से। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हो जाएगा बेटा आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, जहाँ पे बेटा आई आपको पता है वन ऑफ फैक्टर है और एन है बेटा नंबर, यानी जो डिसोसिएट होके कितने नंबर ऑफ आयंस हमें मिल रहे हैं, एन वैल्यू आप 4 रख लेना बेटा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई वांट ऑफ फैक्टर है और एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में आपका अल्फा हो जाएगा बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एन। ये बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे एन क्या है, एन है एसोसिएट होके कितना मिल रहा है। अगर वो डाइमर बना रहा है बेटा सब्सटेंस तो एन वैल्यू आप 2 रख दोगे, और अगर ये ट्राइमर बना रहा है एसोसिएट होके कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में तो एन वैल्यू बेटा 3 रख दो। और अगर वो टेट्रामर बना रहा है बेटा, टेट्रामर बना रहा है तो एन वैल्यू बेटा आ जाएगा 4। अब आपको क्लियर हो गया होगा एन वैल्यू कितना होगा, 2 कब आएगा, 3 कब होना है। और टेट्रामर जब वो टेट्रामर बनाएगा 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तब एन का वैल्यू बेटा आप 4 रखोगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट हमारे बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। देखो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंटेक्स को ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम of CH3CH2 CaClCH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, केएफ वैल्यू दिया। तो पहले तो डाटा लिख लो, इसमें आपको क्या क्या गिवन है बेटा, आपको निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF आपको फाइंड करना है बेटा, है ना, डेल्टा TF आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया बेटा कितना, 10 ग्राम, ठीक। और मॉलिकुलर मास आप फाइंड करोगे इसका, जो भी आपको ये दिया हुआ है मॉलिकुलर मास, इसका मॉलिकुलर मास ऐड करके निकालोगे बेटा, ठीक है। इसका मॉलिकुलर मास आएगा बेटा 122.5 ग्राम पर मोल, है ना। वो आप सोल्व कर लेना, इसका मॉलिकुलर मास इतना ही आएगा बेटा। दूसरा इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना बेटा, 250 ग्राम, 250 ग्राम दिया हुआ। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ बेटा Ka 1.4 इंटू 10⁻³ और बेटा Kf दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 1.86। तो इसमें बेटा हमें डेल्टा TF फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारा डेल्टा TF इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है हमें ये I इंटू KF इंटू M। तो KF हमें पता है, मोलैलिटी आप कैसे निकालोगे बेटा, मोलैलिटी हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होता है ना बेटा हमारा।
तो मोलिलिटी क्या निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 122.5, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है ग्राम में 250 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ से मोलिलिटी देखो, मोलिलिटी सॉल्व करके यहाँ से हमें मिलेगा बेटा 0.326, ठीक है, ये हमें मिल गया बेटा। और KF हमें दिया हुआ है। अब I वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये डिसोसिएशन का केस है, ये किसका केस है बेटा, डिसोसिएशन का। तो इस समय हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, Ka होता है हमारा C∝², और यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट Ka/C, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K किसके इक्वल होता है बेटा, C∝² के, और अल्फ़ा यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट K/C। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ से हम K कितना निकालेंगे बेटा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1.4 × 10⁻³ और कंसनट्रेशन कितना हमारे पास आया 0.326। तो इसको सोल्व करने ला, इसको सोल्व करने के बाद जो हमें अल्फ़ा मिलेगा बेटा 0.065 ये मिलेगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या आता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1/n-1, ठीक है। ये था हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से बेटा देखो अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया 0.065 इक्वल टू I हमें पता नहीं है -1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे एसिड है, ये डिसोसिएट होकर कितने आयन देगा, 2 आयन देगा बेटा, ठीक है, एक एनायन और एक कैटायन H+, तो ये हो जाए 2 - 1, तो 2 - 1 कितना आ गया 1, और I-1, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा 1 + 0.65 और ये हो जाएगा 1.065। तो ये I वैल्यू हमें पता चल गया बेटा 1.065, ठीक है। बस अब क्या करना है, इस I वैल्यू को उठा के रख दो बेटा, ठीक है। फॉर्मूले में डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, I 1.065 इंटू KF कितना बेटा हमारे पास 1.86, ठीक है, KF इंटू मोलिलिटी कितना आ गया हमारे पास 0.326। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से डेल्टा TF हमें मिल जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको सोल्व करने के बाद ये मिलेगा 0.65 केल्विन, इतना आ जाएगा बेटा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। डेल्टा TF हमें निकालना था, डिसोसिएशन का केस है, तो आई वैल्यू देखना। मोलिलिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/122.5, वेट अपॉन मोलर मास होता है ना, वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो निकालते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम में दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने केजी में, तो मोलिलिटी हमें पता चल गया यहाँ से 0.326। फिर हमने K इज इक्वल्स टू के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया था हमें, तो K इज इक्वल टू C∝² फॉर्मूला होता है ये। यहाँ से हमें कंसनट्रेशन भी हमें पता थी, मोलिलिटी, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K पता था, यहाँ से हमने अल्फा निकाले बेटा स्क्वायर रूट K/C से, अल्फा मिल गया। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस क्या बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1/n-1, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये हो गया 0.065, I-1/2 -1, 2 - 1 1 हो जाएगा, और I यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 0.065, तो ये कितना हो गया 1.065। यहाँ से डेल्टा TF में I का वैल्यू रखो, KF रखो, M वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ जैसे 19.5 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा आप यहाँ से निकालोगे, इसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड करोगे बेटा, वो आपको मिल जाना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से बेटा हमें मिलेगा 78, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आप फाइंड करोगे, ये मिलेगा बेटा हमें 78। कौन किस कंपाउंड के लिए, जो हमारे पास है CH2FCOH, इसका मोलर मास कितना बेटा 78 ग्राम पर मोल, ये मिल गया बेटा। और इसके अलावा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व, डेल्टा TF हमें मिल गया यहाँ से, डेल्टा TF कितना बेटा 1.0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो सीधा। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, हमें I पता करना है यहाँ पे, और हमें क्या पता करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड, यानी हमें Ka पता करना है बेटा, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा TF इज इक्वल टू, अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम दिया हुआ है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया बेटा हमें यहाँ पे 500 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 500 ग्राम। तो देखो I वैल्यू पहले फाइंड कर लो। I वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मॉडिफाइड होकर आई थी, ये थी डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये आया था ना बेटा हमारे पास।
अब यहाँ से डेल्टा टी एफ क्या है, 1 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ। हमारे पास इसमें जो है बेटा के एफ का वैल्यू जो है वो आप याद रखिएगा, के एफ का वैल्यू 1.86 है ना। इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो दिया होता है अदरवाइज़ के एफ का वैल्यू। के एफ का वैल्यू आप याद रखिए, के एफ का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में है 1.86। तो ये कितना आ गया 1.86 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है बेटा 19.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हमें मिला 78 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा 250। ठीक है, तो यहाँ से हमें आई वैल्यू फाइंड करना है। तो आई वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू 78 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 19.5 इंटू 1000। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा हम लोग को आई वैल्यू जो मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 1.075। तो हमें क्या मिल गया बेटा, हमें आई मिल गया। यहाँ से अब आई वैल्यू निकल गया तो बेटा अब ये किसका केस है, डिसोसिएशन का केस है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में हमारा अल्फ़ा क्या है बेटा, अल्फ़ा इज़ आई -1 अपॉन n-1 और ये आई कितना 1.075 -1 डिवाइडेड बाय एसिड है, डिसोसिएट होकर दो आयंस देगा 2 - 1 इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा बेटा, अल्फ़ा हमें मिल जाएगा यहाँ से 0.075। ये हमें अल्फ़ा मिल जाएगा बेटा 0.075। ठीक है, अल्फ़ा इतना मिल जाएगा हमें। और फिर यहाँ से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के किसके इक्वल होता है बेटा, के इक्वल होता है हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना रखोगे यहाँ पे, अभी कंसंट्रेशन अल्फ़ा तो ये पता चल गया हमें, और या आप सीधा सीधा यहाँ से देख लो के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या आप यहाँ से कंसंट्रेशन भी फाइंड करोगे बेटा। तो देखो यहाँ कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 19.5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट 78, वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 इंटू 1000। तो ये कंसंट्रेशन पता चल गया बेटा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमें ये फाइंड हो गया बेटा कंसंट्रेशन। तो सॉल्व करो यहाँ से कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद कंसंट्रेशन मिलेगा 0.5 मोलर। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हमें मिल जाएगा बेटा कंसंट्रेशन सॉल्व करने के बाद 250, ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 0.5 मोलर। देखो कंसंट्रेशन भी मिल गया, और यहाँ से डेल्टा टी एफ ये के कितना आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर 0.5 इंटू अल्फ़ा कितना बेटा 0.075 का होल स्क्वायर। ठीक है, और चाहे तो आप ये भी कर ले 1 माइनस अल्फ़ा कितना है 0.075। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा हमें मिल जाएगा। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हमारे पास आ जाएगा 3.07 इंटू 10 पावर -3। ये आंसर हमें मिल जाएगा बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस दिया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम दिया था, और के एफ 1.86। तो आपको यहाँ से निकालना था पहले वांट ऑफ फैक्टर आई, तो बेटा हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। यहाँ से हमें आई मिल गया बेटा 1.075। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस क्या बेटा, अल्फा इज इक्वल टू आई -1 अपॉन n-1। अब एसिड डिसोसिएट होकर दो आयंस देगा 2 - 1 1 हो जाएगा, और आई कितना 1.075 -1, तो यहाँ से हमें अल्फा मिल गया बेटा 0.075। फिर हमें के इज इक्वल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना था, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से पहले कंसंट्रेशन निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। बस इनको उठा के इस फॉर्मूले में रख दिया हम लोग ने, तो ठीक है इस फॉर्मूले में रखा, तो यहाँ से हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया बेटा इतना। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आई वैल्यू दिया बेटा हमें 2.47, डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम दे दिया 2.5 लीटर। सर दैट इट्स एटमॉस्फेरिक, इस ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेयर। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया 0.75 एटमॉस्फेयर। और बेटा टेम्परेचर कितना दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर लो 300 कैल्विन। तो हमें निकालना क्या है अमाउंट ऑफ, और देखो आई वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड है ना, इसको डिसोसिएट होकर 3 आयन देगा, तो आई वैल्यू कितना आ गया बेटा 3। ये याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट का केस है, आई वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लो, हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू आई, कंसनट्रेशन क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू लीटर इंटू RT। ठीक है बेटा, आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में लिख लेना 0.0821, आर का वैल्यू 0.8021। तो यहाँ से हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे, देखो रीअरेंज करो उसको, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पाई इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना आ जाएगा, ये आई इंटू RT है ना बेटा। और यहाँ से पाई कितना है 0.75, मोलर मास कितना है बेटा m। कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपको मोलर मास भी निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए जो मोलर मास आएगा बेटा वो आएगा 111। ठीक है, CaCl2 ये आप निकाल लो 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 71 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा 111। तो मोलर मास इतना आ गया। वॉल्यूम कितना है हमारा लीटर में 2.5 डिवाइडेड बाय आई कितना है हमारा 3 इंटू R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में, एंड टेम्परेचर बेटा 300 कैल्विन। तो बस आपको ये सॉल्व कर लेना है। इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास मिल जाएगा 3.42 ग्राम। ठीक है, इतना कैल्शियम क्लोराइड का बेटा रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पाई कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वे डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम, यानी सॉल्यूट जो दिया है वो 25 मिलीग्राम दिया हुआ है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम दे दिया हमें 2 लीटर। ठीक बेटा, और K2SO4 है तो ये आयनाइज होकर कितने आयन देगा बेटा, 2 पोटेशियम आयन देगा और 1 सल्फेट आयन देगा। तो आई वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल गया बेटा, आई वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 3। ठीक बेटा, 2 लीटर वॉल्यूम दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको ऐड करोगे 273 से 298 कैल्विन, टेम्परेचर भी मिल गया चलो। ठीक है, एज्यूम दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट। तो हमें फाइन क्या करना है, पाई फाइन करना है। तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बेटा, लीटर में, इंटू RT। ठीक है, तो आई कितना है हमारे पास 3, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा, ये हमारा इतना हो गया। और आर का वैल्यू हमारा एटमॉस्फेयर में 0.0821 इंटू, और टेम्परेचर कितना है बेटा हमारे पास, टेम्परेचर कितना है 298 कैल्विन, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है बेटा 111, नहीं K2SO4 के लिए, K2SO4 के लिए मोलर मास बेटा आप फाइन करोगे K2SO4 के लिए मोलर मास, तो K2SO4 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 39 प्लस सल्फ़र के लिए हमारा हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 39 और इंटू प्लस 32 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4। तो यहाँ से बेटा जो आपको मिलेगा, ठीक है, मोलर मास H2SO4 का ये मिलेगा बेटा सम ऑफ करके 174 ग्राम पर मोल K2SO4। तो ये जाएगा 174 इंटू वॉल्यूम लीटर में कितना दिया है 2 लीटर। इसको पूरे को आप लोग को सोल्व करना है, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो पाई आ जाएगा बेटा हमारा 5.27 इंटू, ये सोल्व करने के बाद 10⁻³ एटमॉस्फेयर, ये मिल जाएगा बेटा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये आपके MCQs क्वेश्चन आ गए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 51। तो 51 में हमें दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, बहुत ईजी है भाई। इसको आयनाइज कर लो, एक बेरियम आयन बनेगा और 2 OH आयन बनेंगे। तो हमारे पास आई वैल्यू कितना आ गया इसके लिए 3 आयन बनने हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से 52 में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ y इन वाटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दैट केस। ठीक है, तो ये हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है 0.2 मोल पर केजी यानी मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है x का इज ग्रेटर देन, तो यहाँ मोलिलिटी तो देखो बेटा सेम है। ठीक है, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू आई बी इंटू के बी इंटू एम होता है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इतना होता है बेटा। अब ये क्या है? इक्विमोलर सॉल्यूशन है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैसा है ये? इक्विमोलर सॉल्यूशन। भाई जो सॉल्यूशन x मान लो जो दिया हुआ है और सॉल्यूशन y इक्विमोलर है, दोनों की कंसंट्रेशंस क्या है बेटा? सेम है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। अब इस केस में आपको 4 स्टेटमेंट दिए। मॉलिकुलर मास ऑफ x इज लेस देन द मॉलिकुलर मास ऑफ y। अच्छा, y इज अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर वाइल x अंडरगोज नो चेंज। अच्छा, x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर और मॉलिकुलर मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉलिकुलर मास ऑफ y। तो मॉलिकुलर मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉलिकुलर मास ऑफ y, तो ये आपको देखना पड़ेगा डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है। मॉलिकुलर मास ऑफ x इज लेस देन मॉलिकुलर मास ऑफ y, तो डेल्टा टी बी है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी, जो भी केमिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनमें और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है बेटा? इन्वर्सली रिलेशन होता है ना। कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में या मॉलिकुलर मास में। तो इसमें साफ साफ कह दिया दैट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो x के लिए हायर है ना y से, तो मोलर मास x का क्या होगा? लो होगा। हम ये कह सकते हैं दैट मोलर मास ऑफ x इज लो देन मोलर मास ऑफ y। मोलर मास ऑफ y, तो कहीं ऑप्शन हो रहा है मॉलिकुलर मास ऑफ x इज लेस देन मॉलिकुलर मास ऑफ y, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप सीधा सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 में क्या कहा जा रहा है? ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो सबके लिए कंसंट्रेशन सेम है। 0.10 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे दिया ना सबके लिए, और पूछा विच वन एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी सबसे जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो ये याद रखो कि डेल्टा टी एफ जो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ क्या बेटा हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आई, है ना। के एफ एम सबके लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम है। के एफ सबके लिए बेटा आपका ये हो जाएगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ से जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा मिलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आई माइनस टी एफ नोट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसका सबसे कम होगा बेटा? तो ये देख लो जिसके लिए आई वैल्यू आपका हाईएस्ट होगा माइनस टी एफ नोट। ठीक है, तो आई माइनस टी एफ नोट। अच्छा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछे ना, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो देख लो जिसके लिए आई वैल्यू मैक्सिमम होगी उसमें से टी एफ नोट सबके लिए कॉमन रहेगा, है ना बेटा। तो आई वैल्यू देख लो किसके लिए सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए आई वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, बाकी चारों में टी एफ नोट का वैल्यू सेम रहना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो जिसके लिए आई का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा उसी केस में मैक्सिमम आ जाएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये हमें जो आई वैल्यू आएगा मैक्सिमम सी के लिए आएगा, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए।
आई वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो इसी केस में हमारा जो है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन किस में आएगा बेटा, सी में आ जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा, ठीक बेटा। दूसरा हमारा 54 है, ये पॉइंट याद रखो, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछे है ना, तो जिसमें आई वैल्यू हायर होगा, ठीक है, जिसमें आयर वैल्यू हाई होगा तो उसके लिए मैक्सिमम होगा। 54 द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट इज रेस्पेक्टिवली। अभी तो कर सकते हो आई वैल्यू, अगर डिसोसिएशन में जा रहे तो आई वैल्यू ग्रेटर होगा, और अगर वो जा रहा है एसोसिएशन में तो आई वैल्यू बेटा कम होगा। तो ग्रेटर और लेस किस में आ रहा है ऐसा ऑप्शन, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 सी में आ रहा है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 54 में, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। देखो जरा, वांट ऑफ फैक्टर आई जब डिसोसिएशन में जाएगा तो बेटा लेस, ये क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखो बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, ये दे दिया द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये हम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दे दिया बेटा -1.86 डिग्री सेल्सियस। इफ 5 ग्राम Na2SO4, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया हमें 5 ग्राम, तो यहाँ से आप मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं Na2SO4 का, ठीक है, या फाइंड करें 2 × 23 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64, ये देख लेना आप कितना आ रहा है। डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा 45 ग्राम, ठीक। द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाय -3.82 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -3.82 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर Na2SO4, आपको बेटा यहाँ से आई वैल्यू फाइंड करना है, ठीक बेटा, आपको यहाँ से आई वैल्यू निकालना है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हमें, KF दे दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4, या फाइंड कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 बेटा 142 आएगा, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 45 ग्राम, और यहाँ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है -3.82 डिग्री सेल्सियस, और बेटा आई वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से डेल्टा TF निकालो, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो TF नॉट कितना 0 -3.82 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस कितना प्लस 3.82 डिग्री सेल्सियस से डेल्टा TF मिल गया। और हमें पता है डेल्टा TF किसके इक्वल है बेटा, I इंटू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या बेटा, हमें आई वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो सिर्फ तो आई वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, आई वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। इन सब का वैल्यू रखो, देखो आई वैल्यू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा TF कितना आया 3.82 डिग्री सेल्सियस इंटू मोलर मास कितना 142 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 45, ठीक, डिवाइडेड बाय हमारे पास KF कितना है बेटा, KF है हमारे पास 1.86, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा हमारे पास 5 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ से आई वैल्यू बेटा, वीडियो को पॉज करके आई वैल्यू सॉल्व करो, यहाँ से आई वैल्यू आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ से 2.63। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये सब आपका ये मीन्स का प्रॉब्लम है। 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मोलेलिटी दे दिया 0.1 मोलर, ये हमें क्या मिल गया मोलेलिटी of a weak acid is 30% ionized, 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड इज 30% आयनाइज, अल्फा हमें मिल गया 30%, यानी ये हमें मिल गया 30/100, तो ये हो गया 0.3। इफ़ KF फॉर वाटर, KF भी दे दिया हमें 1.86 डिग्री सेल्सियस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा है कितना होगा डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा हमारा यहाँ पे आयनाइजेशन का केस है, तो फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू
आई इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा। अब हमें यहाँ से निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये पहले यहाँ से देख लो, ये आप पहले फाइंड करो आई, क्योंकि हमें के एफ भी पता है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लेंगे। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से जरूरत क्या, मोलैलिटी तो दिया हुआ है ना, मोलैलिटी तो हमारा इसमें ऑलरेडी पूरा दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? के एफ इंटू मोलैलिटी, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास बेटा। चलो, हमें ये भी पता है, के एफ पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, और टी एफ नोट हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट पहले यहाँ पे आई वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले अपन लोगों को यहाँ पे आई वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो आई वैल्यू क्या होगा? आई वैल्यू हमारा जो होता है, ये आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फ़ा के डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये आई वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन, या आप ये याद रखो, आपको जो डिसोसिएशन का केस बताया था, दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एसिड है, एक कैटायन देगा, एक एनायन देगा। तो अल्फ़ा हमारे यहाँ दिया हुआ है 30% आयोनाइज है, 0.30 हो गया ये। और आई कितना? आई माइनस 1 अपॉन एन आपका 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यहाँ से आई कितना मिल जाएगा? 1 प्लस 0.30, तो कितना हो गया? 1.30। तो आई वैल्यू तो इतना मिल गया बेटा, 1.30। ठीक है, बस। तो अब इसमें बचता क्या है बेटा? हमें क्या फाइंड करना है? 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आई वैल्यू कितना मिला? 1.3 इंटू के एफ कितना बेटा हमारे पास? 1.86, और बेटा मोलैलिटी हमारे पास कितनी? 0.1। तो यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा निकल के आएगा, ये 0 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हमारा इसमें ये 0 माइनस 1.3 इंटू 1.86 इंटू 0.1। बस आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ से आपको बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से सोल्व होके आ जाएगा माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, करते जाओ। अब देखो, ये देखो मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें, इसमें 58 क्वेश्चन जो दिया हुआ बेटा हमें। ठीक है, अब इसमें हमें मोलर एक्वेशन दिया, मोलैलिटी कितना दे दिया? 0.0020 m इतना दे दिया। और फिर आयनिक कंपाउंड फ्रीज 8, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें दे दिया माइनस 0.00732 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बीइंग डिजोल्व इन वाटर विल बी, और केफ भी हमें दे दिया बेटा, केफ हमारे पास आ गया माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर मोलल। ठीक बेटा, तो इसमें हमें निकालने हैं बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिजोल्व इन वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन निकालने, यानी आप यहाँ से निकाल लो वांट ऑफ फैक्टर आई, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पता चल जाएंगे बेटा। ठीक है, वहाँ से वांट ऑफ फैक्टर आई निकालो, यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पता चल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारा, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया, डेल्टा टी एफ निकालोगे कितना? 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टी एफ क्या होता है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, तो ये माइनस 0.00732 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस प्लस 0.00732 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी एफ पता चल गया। आई वैल्यू यहाँ से निकालो, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन मिल जाएंगे। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या होता है बेटा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ से आई क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना बेटा? 0.00732 डिवाइडेड बाई के एफ कितना हमारे पास? 1.86 इंटू मोलैलिटी कितनी है? 0.0020। बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद
हमें जो मिलेगा 1.96 आंसर आएगा हमारा, जो अप्रोक्सीमेट कितना होगा बेटा 2। तो हमें जितने आई, क्योंकि आई क्या बताता है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, नंबर ऑफ आयंस को तो बताता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने बन रहे बेटा 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये 59.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी दे दिया इसमें 0.5, ठीक है 0.5 m ऑफ ए वीक एसिड इज 20% आयोनाइज। तो अल्फा कितना दे दिया 20/100 इज इक्वल टू 0.20, अल्फा मिल गया तुम लोगों को। इफ़ केएफ ऑफ वाटर, केएफ दे दिया वाटर के लिए 1.86, द लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो यहाँ से आपको निकालना है बेटा डेल्टा टी एफ, लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब आई कैसे फाइंड करोगे, आई हमारा यहाँ से कौन सा केस है, एसिड है तो डिसोसिएट होगा, अगेन अल्फा इज इक्वल टू आई -1/1 एन -1 1 हो जाएगा ना, 2 -1 1, तो ये हमारा आई किसके इक्वल आ गया बेटा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, और 1 प्लस अल्फा कितना 0.20, तो ये 1.2 हमें मिल जाएगा, 1.20 या 1.2 लिख दो, आई वैल्यू इतने मिल जाएगा हमें बेटा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई वैल्यू कितना 1.2, के एफ कितना बेटा हमारे पास 1.86, और मोलैलिटी कितना बेटा हमारे पास 0.5। तो इसको सोल्व कर लो, लॉवरिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा बेटा 1.116 केल्विन और अप्रोक्सीमेट 1.12 केल्विन, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉवरिंग फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें 60 प्रॉब्लम नंबर 60। तो प्रॉब्लम 60 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डायनामिक सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब वही आ गया, अब सीधा सीधा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप याद रखो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर आई। कुछ नहीं करना, आप ये रिलेशन याद रखो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये रिलेशन याद रखो। दैट अगर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो हायर वांट ऑफ फैक्टर देख लो, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो बेटा इस केस में लोअर आई वैल्यू देख लो, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर कौन सा बेटा 60। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, इसमें हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का क्या बताया था, कौन सा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ना आप इसमें याद रखो लोवेस्ट ये फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर आई से याद रखो, ठीक है, हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ये रिलेशन याद रखो। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, दो रिलेशन याद रखो, आपके प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आई वैल्यू अगर हायर होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटा सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा ना। तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसके लिए आई वैल्यू हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट आई वैल्यू किसके लिए होगा बेटा, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए हाईएस्ट है। इसमें जितने भी हैं आपके एग्जाम्पल, इसमें हाई वैल्यू जो है हाईएस्ट इसके लिए है, तो फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट इसके लिए हो जाएगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। 61 जो द फॉलोइंग हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई। अब हमारे पास जो ये है K3FeCN6, K3FeCN6, तो देखो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वांट ऑफ फैक्टर आई के, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स बन जाएगी। अब यहाँ से आयंस अगर हम देखें, यहाँ से आयंस बनेंगे 3, तो पोटेशियम आयन बनेंगे, एक आपका ये बन जाएगा FeCN6 3 माइनस, तो 4 बनेंगे यहाँ से। नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं,
नंबर ऑफ आयंस यहाँ से बनेंगे 4। तो अब आपको ऐसे एग्जाम्पल देखना है इसमें 4 आयंस बन रहे हो बेटा, ये आपका बी में बनेंगे 4 आयंस, ऑप्शन बी AlNO3 होल थ्राइस, है ना। एक एल्यूमिनियम आयन मिलेगा यहाँ से तुम लोग को, एक मिल जाएगा बेटा नाइट्रेट आयन NO3-। तो यहाँ पे भी आई वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 4 आयन है ना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 में क्या कहा जा रहा है, 25 द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें पता है पाई किस पे डिपेंड करता है, ICRT। पाई किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर वांट ऑफ फैक्टर आई पे डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन सबके लिए सेम है, आर का वैल्यू सेम आएगा, टेम्परेचर सेम आएगा, तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, वांट ऑफ फैक्टर आई पे। अब देखो आई वैल्यू किसका हाईएस्ट होगी, सी के लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए हाईएस्ट है आई वैल्यू यहाँ पर, और ये कितनी आएगी 3। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके लिए हाईएस्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर हाई है। नेक्स्ट 63 बेटा क्या है बेटा, 63 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात कर रहे हैं मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वांट ऑफ फैक्टर आई के। तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स मैक्सिमम वांट ऑफ फैक्टर आई। देख लो मैक्सिमम वांट ऑफ फैक्टर आई किस केस में आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वांट ऑफ फैक्टर आई किस केस में आना है बेटा, मिनिमम फ्रीजिंग, मैक्सिमम आई और मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में सबसे ज़्यादा आएगा ना बेटा, ठीक है। या डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई वैल्यू MgI2 के लिए सबसे ज़्यादा होगा ना, तो इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए बेटा इसमें, तो कोशिश कीजिएगा अदर सोर्सेज से भी जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सॉल्व करने का। बाकी NCERT क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको करा दिए। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।